हेलो स्टूडेंट्स। आज़ादी के बाद हमारे यहाँ जो लैंड टेन्योर सिस्टम था उसमें इंटरमीडियरीज थे, जैसे जागीरदार या ज़मींदार हो गए, जो खेत में काम करने वाले मज़दूर से जो एक्चुअल खेती कर रहा है उससे लगान चार्ज करते थे, रेंट वसूल करते थे और उनकी खेत की इम्प्रूवमेंट के लिए कंट्रीब्यूशन नील होती थी। एज अ रिज़ल्ट हमारी जो खेती है उसकी कंडीशन ख़राब हो रही थी और हमारे खेतों में काम करने वाले जो छोटे किसान थे उनकी भी कंडीशन बहुत ख़राब थी। हमारे देश की एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इतनी कम हो गई कि एक स्टेज ऐसी आ गई कि हमें अपना जो फूड ग्रेन्स हैं वो हमें यूएसए से इंपोर्ट करने पड़े। इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए सरकार ने लैंड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस की। ये लैंड रिफॉर्म्स हमारी एग्रीकल्चर में इक्विटी लाने के लिए थी। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब था ज़मीन की ओनरशिप में चेंजेस लेके आना। लैंड रिफॉर्म्स आर द डेलिब्रेट चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड इनटू सिस्टम ऑफ लैंड टेन्योर एंड द फार्मिंग स्ट्रक्चर टू अचीव सर्टेन गिवन ऑब्जेक्टिव्स। लैंड रिफॉर्म्स हमारी लैंड टेन्योर सिस्टम में किए गए कुछ ऐसे स्टेप्स थे जिससे हम अपने मकसद को पूरा करना चाह रहे थे। जो हमारे खेत में काम करने वाले मजदूर हैं उनकी हालत में सुधार हो सके और हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। इसमें सबसे पहले जो पहली लैंड रिफॉर्म थी दैट वाज एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। ये जो ज़मींदारी सिस्टम चला आ रहा था इसमें ज़मीन का जो मालिक है, जो ओनर है, वो छोटे किसानों को ज़मीन अपनी लीज पे दे देता था। जब उसका दिल करता था उस खेत में से उसको निकाल देता था। जो छोटे किसान थे उनको एक्सप्लॉइट करता था। ये सिस्टम हमारी बहुत सारी स्टेट्स में आज़ादी के बाद से एबॉलिश हो चुका था, लेकिन अभी भी कई जगह पर चल रहा था। ये सरकार ने लीगली इसको ख़त्म कर दिया। जो ज़मीन की ओनरशिप राइट्स थी वो जो खेत में काम करने वाला मज़दूर है, जो किसान है, उसको दे दी गई। इससे उस छोटे किसान की एक्सप्लॉयटेशन बंद हुई। इसके साथ साथ वो जो छोटा किसान है, जब वो ज़मीन का मालिक बन जाता था तो वो खेती में और ज़्यादा अच्छे से इंटरेस्ट लेके काम करता था। जब उसको पता था कि इस खेत में काम करने पर उससे जो भी प्रोड्यूस होगी उसका प्रॉफिट जो होगा वो उसकी पास आएगा, तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेके, पर्सनल इंटरेस्ट लेके उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करता था और उसमें से जो भी प्रॉफिट उसका होता था वो फर्दर उसी ज़मीन की इम्प्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल कर देता था। दूसरी लैंड रिफॉर्म्स इन्हीं टेनेंट्स की, इन्हीं छोटे किसानों की हालत को सुधार करने के लिए थी। दैट वाज टेनेंसी रिफॉर्म्स। हमारे खेत जो थे उनमें ओनरशिप जो थी वो ज़मींदार के पास थी और खेत में काम करने वाला जो मज़दूर था, किसान था, उसको टेनेंट कहते थे। ये जो टेनेंसी रिफॉर्म्स थी ये लाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो सिस्टम चला आ रहा था उसमें हमारे जो टेनेंट्स थी उनकी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी। जैसे कि हमने अब लास्ट पॉइंट में पढ़ा कि उनको कभी भी खेत में से काम से निकाल दिया जाता था। इसको सुधारने के लिए, इस कंडीशन को सुधारने के लिए सरकार ने जो लगान है उसकी एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स कर दी, दैट इज़ 1/3 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस। आज़ादी से पहले लगान जो चार्ज किया जाता था, जो खेत में काम करने वाले मज़दूर हैं उससे जो लगान चार्ज किया जाता था वो एक फ़िक्स्ड अमाउंट होता था जो लैंडलॉर्ड फ़िक्स कर देता था। अब अगर किसी कारणवश फसल ख़राब हो गई या फसल, बारिश आ गई, फ्लड्स हो गए, किसी भी कारण से फसल ख़राब हो गई और प्रोडक्शन नहीं हुई, तो वो छोटा टेनेंट जो है, वो किसान जो है, वो लैंडलॉर्ड को अपना लगान नहीं चुका पाता था। लेकिन वहाँ पर उसकी मजबूरी होती थी कि उसको वो पैसे उसको चुकाने पड़ते थे। तो धीरे धीरे उसकी कंडीशन और ख़राब होती जा रही थी। लेकिन इस सिचुएशन से बचने के लिए आज़ादी के बाद सरकार ने फिक्स कर दिया कि जो प्रोडक्शन होगी उसकी 1/3 से ज़्यादा रेंट चार्ज नहीं किया जा सकता। प्लस जो टेनेंट्स हैं उनको इलीगली कभी भी खेत में से काम से नहीं निकाला जा सकता। बहुत सारे टेनेंट्स को ओनरशिप राइट्स भी दे दी गई और अगर कभी कोई टेनेंट को किसी खेत से निकाला जाता है और खेत में काम करते हुए उस टेनेंट ने अगर ज़मीन के ऊपर कोई इम्प्रूवमेंट की है तो उस टेनेंट को
उस इम्प्रूवमेंट की कंपनसेशन दी जाती थी। इसके बाद हमारे यहाँ पे एक बहुत समस्या थी कि कुछ एक ऐसे गिने चुने ज़मींदार होते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी और बाकी जो लोग हैं उनके पास छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े होते थे। इक्विटी लाई जा सके, इनइक्वालिटीज़ जो हैं उनको ख़त्म किया जा सके, सो उसके लिए सरकार ने एक सीलिंग फिक्स कर दी कि एक लिमिट से ज़्यादा ज़मीन किसी एक आदमी के पास नहीं हो सकती है। इट रेफर्स टू द मैक्सिमम साइज ऑफ कल्टिवेबल लैंड होल्डिंग दैट एन इंडिविजुअल और फैमिली कैन ओन। सो यहाँ पर उस ज़मींदार से वो जो सरप्लस ज़मीन, जो एक्स्ट्रा ज़मीन उसके पास होती थी, वो एक कंपनसेशन दे के सरकार उससे ले लेती थी, एक्वायर कर लेती थी और फिर वो ज़मीन छोटे किसान, छोटे मज़दूर जो हैं, लैंडलेस वर्कर्स हैं, उनमें वो ज़मीन दे देती थी। Around 200 lakh tenants were freed from the exploitation by the ज़मींदार। जब ज़मीन की ओनरशिप टेनेंट्स के पास आ जाती थी तो उनको एक इंसेंटिव भी होता था कि अब ये खेत हमारा है, हमने इसमें ज़्यादा एफर्ट लगा के काम करना है ताकि हमें ज़्यादा प्रोडक्शन हो, ज़्यादा प्रॉफिट मिले। सो उससे रिज़ल्ट क्या हुआ कि हमारी खेती की प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हुई। लेकिन बहुत सारी जगह पर हमारे जो ज़मींदार हैं उन्होंने इस लीगल जो प्रोसीजर था उसमें कुछ एक लूप होल्स ढूंढे और लूप होल्स का फ़ायदा उठा के उन्होंने अपनी ज़मीन को बचा लिया। उन्होंने जो खेत हैं अपनी फैमिली के लोगों के नाम कर दिए। इसके साथ साथ हमारे जो बड़े ज़मींदार थे उन्होंने टेनेंट्स जो ऑलरेडी काम कर रहे थे उनको खेती काम से निकाल दिया इस प्ली पे कि वो खेती खुद करना चाहते हैं। तो इस तरीके से जो छोटे किसान थे बहुत सारे ऐसे रह गए जिनको इस जो सरकार का उठाया ये कदम था उसका फ़ायदा नहीं मिल सका। बहुत सारे बड़े किसानों ने कोर्ट में जाके इस जो लॉ है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग इसको अपोज भी किया, इसकी इम्प्लीमेंटेशन को रुकवाने की भी कोशिश की। हमने बैकवर्डनेस की जब कॉजेज़ पढ़ी थी उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज हमने की थी कि हमारे खेतों का साइज़ छोटा है और बिखरा हुआ है। वी हैव स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। सो इस समस्या को हल करने के लिए जो रिफॉर्म की गई दैट वाज कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। यहाँ पर जो हमारे किसान हैं अगर उसके दो छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े कहीं दो जगह पे बिखरे हुए हैं, अलग अलग जगह पे हैं, तो इस तरीके से उसको एक जगह पे ज़मीन इकट्ठी करके दे दी गई और किसी दूसरे किसान को दूसरी जगह पे दे दी गई, जिससे खेत का साइज़ बड़ा हो गया। जब खेत का साइज़ बड़ा होगा तो मॉडर्न टेक्निक्स जो हैं, साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, उनका इस्तेमाल करना आसान हो जाता है। 2003 तक 1633 लाख हेक्टेयर्स लैंड कंसोलिडेट कर दी गई थी। हमारे यहाँ पर खेत जितना बड़ा होगा उतनी मॉडर्न टेक्निक्स का, साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल आसानी से हो सकता है, तो उसके लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग को इनकरेज किया गया। It refers to a system under which each farmer continues to be the owner of his land, but all agricultural activities are conducted jointly with other farmers. So गांव के जितने भी किसान होते थे जो इस कोऑपरेटिव फार्मिंग का हिस्सा बनते थे वो अपनी ज़मीन के ओनर रहते थे, लेकिन वो इकट्ठी खेती करते थे। तो खेत का टुकड़ा अगर 10 किसानों ने अपनी ज़मीन इकट्ठी कर दी तो वो खेत का साइज़ बड़ा हो जाता था। सो इसमें वो अपनी जो खेती करने के लिए जो कॉस्ट है और जो प्रॉफिट है वो अपनी ज़मीन के प्रोपोर्शनेटली शेयर करते थे। तो उससे खेत का साइज़ बड़ा होने से जितनी अच्छी क्वालिटी के सीड्स जो हैं, मॉडर्न टेक्निक्स हैं, उनका इस्तेमाल करना आसान हो जाता था। प्लस प्रोडक्शन ज़्यादा बड़े स्केल पे होती थी तो उसकी मार्केटिंग भी उतनी ही इजी हो जाती थी। हमारी खेती के जो रिकॉर्ड्स हैं, कौन सी ज़मीन किसके नाम पर है, सो वो जो रिकॉर्ड्स हैं उसको भी अप टू डेट किया गया। ये जो लैंड रिफॉर्म्स की गई ये कुछ एक स्टेट्स जैसे केरला, वेस्ट बंगाल, इनमें बहुत अच्छे से लागू की जा सकी, कामयाब रही ये, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट्स का इनिशिएटिव अच्छा था। लेकिन बाकी स्टेट्स में इतने अच्छे से ये इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से हमारी लैंड होल्डिंग्स में अभी भी इनइक्वालिटीज़ कंटिन्यू हो रही हैं।